हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहां पर बेटा आप सभी के लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए फुल मॉडल पेपर सॉल्यूशन। जी हाँ, हम इसमें वो आपके प्रश्न बेटा रखे हैं जो कि आपके पिछले वर्ष आपके रिपीटेड प्रश्न हैं, बार बार आए हुए प्रश्न हैं। यदि आप मॉडल पेपर जितना भी आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो इसकी चैलेंज हमारे बेटा 70 से 80 नंबर कहीं नहीं गया है। आपके पीवाईक्यू से ही आपके फंस जाते हैं। हाँ, 10 से 20% ऐसे प्रश्न होते हैं जो न्यू आ सकते हैं, वो अलग की बात है। बाकी 70-80 नंबर बेटा कहीं नहीं गया है, इसका मैं चैलेंज करता हूँ। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज उनसे एक रिक्वेस्ट बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बेटा जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पर आप सभी के लिए आ गया है अनसॉल्व पेपर 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, इसका मैंने ई बुक, जी हाँ, इसका ई बुक सेम टू सेम यही है, इसका नहीं, पूरा ओरिजिनल ई बुक बेटा है। इसका आप अगर हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से जाके ले सकते हैं यूथ कंपटीशन टाइम का, लेकिन इसका ई बुक फ्री में आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी पर उपलब्ध करा दिया गया है, ऐप पर भी उपलब्ध करा दिया गया है फ्री में। तो जो बच्चे गरीब हैं, पैसे उनके पास नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो जाइए, ई बुक फ्री में आपको है अनसॉल्व, चाहे आप आर्ट्स से या साइंस से, जाके डाउनलोड करिए टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी से, या फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिए एसके स्टडी का, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। देखिए बेटा, ये अपना क्या है, मॉडल पेपर है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, सामान्य हिंदी का। ये बेटा पेपर कोड होता है, ये पेपर कोड होता है। यहाँ पे अनुक्रमांक नाम लिखने के लिए आता है। और 3 घंटे बेटा 15 मिनट आपको क्या मिलेगा, समय मिलेगा। 100 नंबर का बेटा पेपर रहेगा। पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। कितना चाहिए बेटा, 33 नंबर चाहिए, आप ला लेंगे। इसको लेके आप परेशान मत होना, 33 नंबर बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बेटा मेहनत करना पड़ेगा। प्रारंभ के जो आपको 15 मिनट बेटा मिलेंगे, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, अनिवार्य बोले तो बेटा आवश्यक रहेगा। क्लियर है ना। किसी बच्चे को कहीं डाउट होगा तो बता देंगे, सर डाउट है, ठीक है ना। अब शो कर रहा है, हाँ, थोड़ी सी क्योंकि लाइट यहाँ पे ज्यादा थी तो मैंने ऑफ कर दिया है। सबसे पहले बात करते बेटा खंड क की, तो ये 50 अंकों का रहने वाला है। 50 अंकों का आपका रहने वाला है, 50 नंबर का रहेगा। और ऑब्जेक्टिव आपके 10 नंबर के बेटा आएंगे, ऑब्जेक्टिव 10 नंबर के आपके आएंगे। तो सबसे पहला बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, पहले का है पर्दा कहानी के लेखक बेटा कौन है, तो वो है यशपाल। जो हमारे पर्दा कहानी के लेखक कौन है, यशपाल है। बेटा यही से एक प्रश्न आ जाएगा, पर्दा किस विधा की रचना है, तो बेटा एक कहानी है। ये जो कहानी होती है, उपन्यास होती हैं, ये सब विधाएं हैं, प्रकार है। तो पेपर में कभी कभी ये ना देख के दे देता है यशपाल कृत पर्दा किस विधा की रचना है, तो बेटा क्या है, कहानी है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यहाँ पे फेवरेट प्रश्न है बोर्ड का। देखिए यहाँ पे आया हुआ है, चिंतामणि किस विधा की रचना है बेटा, बात कर लिया ना यहाँ पे। चिंतामणि किस विधा की रचना है बेटा, ये पूछा है, तो आप सीधा बता दीजिए कि यह एक निबंध है। किसका है, सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि जो निबंध है, किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है बेटा, निबंध है, किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है बेटा गवाला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास विधा की रचना है। ऐसी कौन सी रचना है जो उपन्यास, मतलब उपन्यास है, रचनाओं में किस प्रकार की है बेटा, उपन्यास है, वो उपन्यास विधा की रचना है, कौन सी बेटा, तो है बाणभट्ट की आत्मकथा। जो बाणभट्ट की आत्मकथा, यह एक उपन्यास है। रचनाएं कई प्रकार की होती है, जैसे कहानियां होती है, उपन्यास होता है, कविता होती है, ठीक है ना, निबंध होते हैं। किसका है सर जी, किसका है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये क्या है, एक उपन्यास है। क्लियर है। अगला बेटा यहाँ पे प्रश्न है, वोल्गा से गंगा, ध्यान दीजिएगा प्रश्न बेटा क्या है, वोल्गा से गंगा रचना के बेटा लेखक कौन है, तो वो है राहुल सातकृत्यायन। वोल्गा से गंगा जो हमारा रचना है, इसके लेखक कौन है, राहुल सातकृत्यायन है। अगर आपसे बेटा ये पूछा जाए किस विधा की रचना है, तो यह बेटा कहानी है। क्या है, यह एक कहानी है।
तो विधा बोलते बेटा तो कहानी डाल दीजिएगा उत्तर। अगला बेटा यहाँ पे प्रश्न है, मण रत्नाकर के रचनाकार बेटा कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्योतिश्वर है, कौन है बेटा? ज्योतिश्वर है, जो कि ठाकुर है, ज्योतिश्वर ठाकुर दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो एक हमारा क्या है, प्राचीन ग्रंथ है, क्या है? प्राचीन ग्रंथ है। अगला यहाँ पे है दूसरे क, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? ऐसी कौन सी रचना है जो कि भारतेंदु युग में लिखी गई है? तो लिखी गई बेटा प्रेम माधुरी। कौन सी है? प्रेम माधुरी जो है ये भारतेंदु युग में लिखी गई है। अच्छा, इसके रचयिता कौन है बेटा? अगर आपसे पूछे तो बताइएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यह हमारी रचना है प्रेम माधुरी, जो कि लिखी गई है भारतेंदु युग में। और भारतेंदु से याद कर लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर है? क्लियर है। अगला बेटा प्रश्न है यहाँ पे ख वाला, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया है? चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा विहारी सतसई। जो विहारी सतसई ग्रंथ है यह हमारा रीतिकाल में लिखा गया है, रीतिकाल में लिखा गया है। लेकिन किसका है सर? किसका है? रचयिता कौन है सर? रचयिता कौन है? तो बिहारी लाल है, बिहारी लाल है। यह एक बिहारी सतसई ऐसी रचना है जो रीतिकाल में लिखी गई है और इसके रचयिता कौन है? बिहारी लाल है। अगला बेटा यहाँ पे है वैदेही वनवास के रचयिता है सर। वैदेही वनवास के रचयिता सर कौन है? बहुत बढ़िया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो बेटा कौन है? हरियोध हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जो है बेटा ये वैदेही वनवास के क्या है? रचयिता है। अगला प्रश्न है बेटा यहाँ पे जयशंकर प्रसाद किस रचना के नायक मनु है? तो बेटा वो कामायनी। कहीं पे आंख बंद करके दिखे तो सीधा कामायनी बोल देना। कामायनी बेटा एक क्या है? महाकाव्य है, महाकाव्य है, याद रखना। कामायनी बेटा क्या है? एक महाकाव्य है। क्लियर है? आगे चले बेटा, आगे चले। किसी प्रकार कोई डाउट है क्या? होना भी नहीं चाहिए। अगला लीजिए बेटा प्रश्न, इसमें से कौन सी रचना छायावाद काल में रचित एक शोक गीत है बेटा? कौन सी है? तो वो है सरोज स्मृति। जो सरोज स्मृति है यह एक ऐसी रचना है छायावाद काल में रचित जो कि क्या है? शोक गीत है। क्या बेटा? शोक गीत है। अच्छा, किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। उसके बाद बेटा है गद्यांश। अगर हम आपसे ये बोले कि बेटा गद्यांश हम आपको विदाउट पेपर एंड पेन अप्रोच करवा दें तो कोई दिक्कत होगी का? कोई दिक्कत होगी का? कहे नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। ये सीओम आपके साथ है, हाँ हमेशा रहेगा। वो कंटेंट आपको बेटा पढ़ाएंगे जो आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चैलेंज हमारा है, परेशान मत होइएगा। ये मॉडल पेपर आप तैयार कर लेना, भर भर के प्रश्न आएंगे। सर है क्या? सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसीलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है तो वे एक दूसरे को से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात बेटा नहीं है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, महर्षि अरविंद के कथन का क्या आशय है। फिर बेटा अगला यहाँ पे प्रश्न है कि लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है और भौतिक इच्छाओं के संबंध में लेखक का क्या मत है। अब यहाँ पे आपके सामने बेटा कितने प्रश्न स्पष्ट हो रहे हैं? 5 प्रश्न। मैं अगर ये बोलूं कि आपको विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच करना सिखा दूं तो आप मानेंगे क्या? कहेंगे नहीं गुरुजी हम कैसे मानेंगे। मानना पड़ेगा बेटा, मानना पड़ेगा। देखिएगा बेटा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बेटा क्या है यहाँ पे, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक नहीं है। जैसे ही यह दिखे तो अगर हम बेटा इस मोबाइल की इच्छा नहीं रखेंगे खरीदने की तो हम खरीद पाएंगे क्या? नहीं। क्या हम इसे बना पाएंगे क्या? नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना चाहिए, तभी तो हम कोई ना कोई बेटा चीजों को खोज कर पाएंगे। यहां से आपको रिलेट करिएगा वैज्ञानिक। बेटा वैज्ञानिक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। और एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे थे जो कि आदर्शवादी थे।
तभी तो बेटा वो कहीं ना कहीं एक सफल इंसान थे ना, हमारे राष्ट्रपति थे भारत के, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, है कि नहीं? तो उनका एक चैप्टर था हम और हमारा आदर्श, एग्जैक्टली ये बेटा कहाँ से लिया गया है? तो गद्यांश में क्या लिखेंगे? हम और हम और हम और हमारा आदर्श, हमारा आदर्श पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बेटा कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। बेटा यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर तो आपका यहीं से पक गया ना, पक गया। इसीलिए कहते हैं गद्यांश मतलब अंगा। आप करके आएंगे नंबर आपको फुल मार्क्स मिलेगा, गारंटी हमारा है, चैलेंज मैं आपको कर रहा हूँ बेटा। इसको लेके परेशान मत होना, क्लियर है? अगला देखना बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या। मत परेशान होना बेटा, मत परेशान होना। रेखांकित में कुछ नहीं करना, जिसके नीचे बेटा लाइन खींचा गया है ना, आप इसी को सेम टू सेम अगर ना आए तो लिख देना 1 नंबर। थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख देना बेटा 2 नंबर। जैसे मान लीजिए आप बारात में गए थे, पड़ोसी से हो गया झगड़ा, भले आप मारे ना हो एक थप्पड़ भी, लेकिन कह देते हैं गुरुजी मैंने लाते है घूचा उनको मारा। है कि नहीं बेटा? है कि नहीं? ऐसा होता है ना सीन। हाँ, तो वही बेटा क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों में अपना नाम बनाने के लिए कह देंगे हमारे पीछे पीछे तो 36 घूमा करते हैं, क्या मत घुमाओ, स्थिति बेकार हो जाएगी। हाँ, गुरुजी आप हमें सिखा रहे हैं बेटा, सही सिखा रहे हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनना चाहते हैं बेटा, वहां के हम प्रबंधक रह चुके हैं, तो आप परेशान मत होइए चीजों को लेके, है कि नहीं? अभी आप जाना चाहते हैं, कॉलेजों में जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, बेटा हम वहां से पढ़ चुके हैं, निकल चुके हैं उस दौर से, है कि नहीं? अभी की बात है। हाँ, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा बेटा, बहुत धोखा दिए हम, ऐसा ऐसा धोखा दे दिए लोगों के कि दोबारा वो बेटा लायक नहीं बचे हैं। तो इसलिए आप लोग बेटा निकलो, मेहनत करो यार। हाँ, मेरी बात को सीरियस मत लेना, मैं मजे लेता हूँ। निकलो, पढ़ो, कुछ सपने होते हैं, कुछ चीजें होती हैं। हम कहते हैं जब आप एक जगह कीचड़ से निकल गए हैं, बहुत लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, तो मैं देखता हूँ दोबारा कनेक्ट हो जाते हैं, वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्ट करने लगते हैं। बड़ा हमें ये लगता है कि जब एक जगह से आप कीचड़ से निकल चुके हैं, तो दूसरी जगह जाके कीचड़ में पैर फंसाना है क्यों भाई? हाँ, क्या एक ही काम बचा हुआ है क्या कि लगे रहिए वाईफाई कनेक्ट करते रहिए? बेटा वीपीएन का नाम सुने है ना, अगर वीपीएन ना लगाओगे ना बेटा हैक कर जाएगा, और जिस दिन हैक हुआ ना बेटा तो सिस्टम फट जाएगा पूरा, बेटा ध्यान देना। हैकर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इसलिए आप लोग बेटा सावधानी से चलिए। जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अपना जी जान लगा दीजिए, क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। आप बैठे रहेंगे, आप सोच रहे हैं सर हम बैठ के पैसा कमा लें, हम बैठ के सर अच्छा नंबर गेन कर लें, तो कभी नहीं होने वाला। अरे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तुमने माँ बाप का चेहरा देख लीजिए सर। आपके माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं ना? करते नहीं, सच्ची बताइएगा। सुबह उठ के आपके लिए टिफिन में खाना बनाना, आपका कपड़ा साफ करना, सारे काम करते हैं। पापा पैसे नहीं, पापा पैसा भी ला के देगा। भले पापा जाके मजदूरी कर रहा है 400 रुपए का, लेकिन बच्चे के लिए हर चीज वो ला के देगा जो उसके लिए चाहिए। थोड़ा उस चीज की वैल्यू करिए यार। नहीं पढ़ने का मन, उनका चेहरा देख लीजिए, बड़ा बहुत मेहनत है। सबसे सिंपल काम होता है बेटा पढ़ाई करना, पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा। अगला बेटा देखिएगा, महर्षि अरविंद के कथन, अरे मान लेना यार, ढूंढ ढूंढ के हो जाएगा। अब कर लेंगे, लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है? अच्छा चलो मान लेते हैं। एक प्रश्न गुरुजी बता देता है, बता दीजिएगा, लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है? ढूंढ के करो ना। लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है? देखिए, देखिए यहाँ पे आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का बेटा क्या है? यहाँ पे हिस्सा है। किसको माना है? आत्मा और पदार्थ को लेखक ने अस्तित्व का क्या माना बेटा? हिस्सा माना है। बताइए कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? आप लोग कर लेंगे ना, जितने भी स्टूडेंट बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, कर लेंगे। अब ये कर लीजिएगा। उसके बाद बेटा पद्यांश है, बहुत सिंपल पद्यांश है, बहुत प्यारा सा पद्यांश है। 10 मार्क्स का आपके बेटा यूपी बोर्ड में आएगा। है क्या यहाँ पे? दुख की रजनी पिछली बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए जिसमें सुख गात। अर्थात जिस प्रकार घड़ी काली रात में बीतने के बाद भी नया और सुंदर सवेरा यानी प्रभात बोलते हैं होता है,
ठीक उसी प्रकार जीवन में दुख की घड़ी बीतने के बाद सुख का आना निश्चित है। दुख की राह के बीच सुख का नवल सवेरा विकसित होता रहता है। यह दुख तो केवल एक महीन यानी कि झीले नीले पर्दे के समान है। जिस प्रकार पर्दे के पीछे कोई सुंदर वस्तु छिपी रहती है, उसी प्रकार दुख रूपी नीले पर्दे के पीछे सुख का सुंदर शरीर, घात मतलब होता है बेटा शरीर, छिपा हुआ होता है। अर्थात हम दुख से घबराकर यह भूल जाते हैं कि इसके ठीक पीछे सुख खड़ा है। जैसे ही यह दुख का पर्दा हटता है, सुख अपने पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। सबसे पहला बेटा प्रश्न है यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ बेटा क्या होता है कि ये कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक, रचयिता या कवि का नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये काव्य है, बोले तो पद्यांश है। ठीक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद हैं। अच्छा सर, हम अगर ये छायावादी ना लगाइए, प्रवर्तक ना लगाइए ना, डायरेक्ट लिख दे जयशंकर प्रसाद है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या या अंश आ जाए, दोनों एक ही हैं, परेशान मत होना। क्या बेटा यहाँ पे, दुख की रजनी पिछली बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हैं, श्रद्धा निराश मनु को समझाते हुए कहती है कि जिस प्रकार रात की कालिमा के बीच से ही सुबह का नया सूरज निकलता है, ठीक उसी प्रकार दुख की घनी काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। भाव यह है कि दुख के बाद सुखों का आना निश्चित है, इसीलिए व्यक्ति को दुख से घबराना नहीं चाहिए। अगला बेटा प्रश्न है, दुख और सुख की तुलना किससे की गई है? तो कवि ने दुख की तुलना काली रात यानी रजनी से, और सुख की तुलना बेटा नए प्रभात यानी प्रातः काल से की है। साथ ही दुखों को एक नीले झीने पर्दे, झीने मतलब बहुत ही पतला पर्दे के समान बताया है। पद्यांश में श्रद्धा किसको प्रेरणा दे रही है? तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे, इस पद्यांश में श्रद्धा हताश और निराश मनु को जीवन में आशावान, हाँ आशामान, आशा मतलब कि अपने आशा को मत खोइए, बनाकर रखिए कि हाँ हम जीत सकते हैं, हम बोर्ड में पास हो सकते हैं। आशावान बने रहने और कर्म करने की प्रेरणा दे रही है। नवल और गात शब्दों का बेटा अर्थ लिखना है, तो नवन मतलब होता है नवीन या नया होता है, और गात मतलब बेटा शरीर होता है या क्या होता है, देह होता है। अगला यहाँ पे बेटा प्रश्न बोला है, पांचवा का क है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। बेटा यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है 80 शब्द, अगर 80 शब्द बोला है तो 80 शब्द लिखिए, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट आपके पास हैं। अब इसी 3 घंटे 15 मिनट में बेटा आपको अच्छा नंबर गेन करना है। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि जितना टाइम है मैनेज कर नहीं पा रहे हैं। 80 शब्द बोला है, 10 पेज लिखने हैं, मिलेगा 5 नंबर ही, इसीलिए फेल हो जाते हैं और कोई कारण नहीं है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जयनेंद्र कुमार, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, यहाँ प्रोफेसर रहेगा, तो यहाँ पे हम जयनेंद्र कुमार का ले रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में अलग अलग ले लेंगे, हो जाएगा। सबसे पहले बेटा है साहित्यिक परिचय। जयनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार है। प्रेमचंद्र के बाद वे कवि सबसे सशक्त उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने अपने पात्रों के चरित्र चित्रण में बाहरी घटनाओं के बजाय उनके अंतर्मन मनोविज्ञान को प्राथमिकता दी है। उनकी भाषा सहज सरल और दार्शनिक पुट लिए हुए हैं। उन्होंने हिंदी गद्य को विचार प्रधान और चिंताशील बनाया है। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी है, कहानी संग्रह फांसी, वातायन, एक रात और पाजेब है। फिर बेटा यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे बेटा कवि हो गए, लेखक हो गए, अब कवि है, तो छठा ख है, यहाँ पे एक क रहेगा एक ख रहेगा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। एक सेकेंड, हाँ 5 का क है, ये 5 का ख रहेगा बेटा, ये छठा नहीं रहेगा, ये ख रहेगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का हम लोग ले रहे हैं, एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले साहित्यिक परिचय में तो रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी का राष्ट्र कवि द्वितीय कहा जाता है। वे छायावाद उत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ ओजस्वी कवि थे। उनकी कविताओं में
राष्ट्रीय चेतना, क्रांति और पौरुष का स्वर गूंजता है। साथ ही उर्वशी जैसे काव्यों में श्रृंगार रस भी मिलता है। वे प्रगतिवादी विचारधारा और भारतीय संस्कृति के पोषक थे। उर्वशी के लिए उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार बेटा क्या है प्राप्त किया है। इनकी प्रमुख कृतियां जैसे रेणुका है, हुंकार है, रश्मिरथी है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है। इनके गद्य जैसे संस्कृति के 4 अध्याय भी इन्हीं के हैं, तो याद कर लेना। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपका आएगा कहानी। कहानी में क्या आएगा? खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम कितने? 80 शब्द बोला है, ध्यान देना। अथवा में ये नहीं आ रहा तो ये लिख सकते, कर्मनाशा किहार और लाठी कहानी कथानायक पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द कुछ भी लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पे पंचलाइट कहानी का सारांश लिया है। पंचलाइट कहानी के सारांश कुछ नहीं बेटा, इसमें एक महतो टोली होती है जो कि रामनवमी के मेले में जाती है घूमने के लिए। वहां से एक पंचलाइट खरीद कर लेकर आती है, और जब वो लेकर आते हैं तो उसको जलाना कोई नहीं जानता था। उसी में गोधन नाम का एक युवक था जो कि मुनरी नाम से युवती से बड़ा प्रेम करता था। जब प्रेम की बात पता चली मुनरी काकी को, गुलरी काकी को, तो गुलरी ने इस बात को पंचों से बता दिया। पंचों ने गोधन को गांव से बाहर निकाल दिया था। फिर गोधन आता है, उस पंचलाइट को जला देता है, तो फिर उसका प्रेम विवाह हो जाता है। जैसे आप यूपीएससी क्लियर कर लेंगे तो आपका लव मैरिज करा दिया जाएगा। अब बात उसकी मत करिए कि गुरुजी 16 साल के लड़के को प्यार हो गया 40 साल की उम्र की लड़की से। तो बेटा एक बात बता दें, अगर वो 40 साल की है तो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। सर क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बेटा बायोलॉजी जब हमसे आप पढ़ोगे ना मानव जनन में, तो उसमें बताएंगे। इसके लिए 2 दिन इंतजार करिए और शाम को 6 बजे लाइव जरूर जुड़िएगा, तो उसमें हम डिटेल से आपको बताएंगे। चलिए बेटा यहाँ पे देखिएगा सारांश क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित एक आंचलिक कहानी है। इसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश और ग्रामवासियों के मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है। महतो टोली के लोग मेले के एक पेट्रोमैक्स खरीद कर लाते हैं, जो उनके लिए सम्मान की बात है। लेकिन समस्या यह आती है कि उसे जलाना किसी को नहीं आता था। दूसरी टोली के लोग क्या उड़ाते बेटा? मजाक उड़ाते हैं। अंत में गोधन यानी कि जो मुनरी से प्रेम करने के कारण जाति से बाहर निकाल दिया गया था, को बुलाया जाता है और वह गरी के तेल, बेटा गरी का तेल यूज करता है। भैया गरी के तेल का धंधा करता था क्या है? की मदद से पंचलाइट जला देता है। पंचलाइट के जलते ही सभी का चेहरा खिल उठता है। सरदार खुश होकर गोधन का हुक्का पानी बहाल कर देते। बहाल मतलब होता है शुरू कर देते हैं, जो बंद किए थे उसको दोबारा दे देते हैं। और कहते हैं तुम्हारा साथ खुनमा खूब गाओ सलीमा का गाना। इस प्रकार कहानी का अंत सुखद होता है। अच्छा ही होगा बेटा, लव मैरिज करने वाले थे और आपका मैरिज करा दिया जाए। अच्छा ये बताइए बेटा, आपको क्या लगता है लव मैरिज सही है? क्या एक समाज का निर्माण लव मैरिज के थ्रू हो पाएगा? कहीं कहीं सही भी है, कहीं कहीं गलत भी है। क्योंकि जो इंसान की पसंद होता है बदलता रहता है, चाहे हम हो चाहे अदर हो बेटा, किसी का बदलता रहता है। हाँ, 4 लात मार खाने के बाद, परिस्थितियां टूटने के बाद अलग चीजें हैं कि आपका एक समय के बाद मन बदलना बंद हो जाए। हाँ, लेकिन बेटा इंसान ऐसा ही होता है। सर कैसी, हम कैसी माने? बेटा एक बात बताओ, जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा देकर भाग गई, थोड़ा आपको कितने दिन तक आपके साथ रह पाएगी जरा सोचिएगा। हम्म? वो तो उसकी सगी नहीं हुई जिन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, 12वीं तक इंटर कराया, फिर कही कि बाबू ने थाना थाया कि नहीं। बेटा एक बात ध्यान देना, अगर बाबू ने थाना थाया या ना थाया, लेकिन अगर उसका एक सेंटेंस बदला ना बेटा, तुमको थाने वाला, खाने वाला नहीं थाने वाला हवा जरूर खिला देगी। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान ना चाहिए, ये मैटर करता है लड़के और लड़की दोनों पे। हम विरोध नहीं कर रहे, बिल्कुल आप भागिए, लव मैरिज करिए, भाग जाइए, युगांडा भाग जाइए, हमसे क्या लेना देना है, आप कूद जाइए कहीं से भी। हम तो बिल्कुल कहते हैं आपको जो इच्छा है वो करिए। कम से कम आपको जीवन का बेटा एक्सपीरियंस तो मिलेगा। जब आप किसी को लेकर भागेंगे तो 4 लात खाएंगे, गाली खाएंगे, तो आपको एक्सपीरियंस आएगा कि हाँ हमें अपने जीवन में दोबारा किसी को लेके नहीं भागना चाहिए। है कि नहीं? तो बड़ा ये जीवन आपका है, आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। बाकी कोई समस्या आ रही तो महाभारत बैच ज्वाइन करो, बढ़िया एकदम पढ़ाई करिए, हमारे बैच से तगड़े वैसे पढ़ाई रहे, कोई दिक्कत नहीं ना। बोर्ड में तो कोई समस्या नहीं होने देंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में हो जाए वो अलग की बात है। सब में कहा बेटा मजे ले रहे हैं, सीरियस मत ले ला।
स्ववृत्त खंड काव्य बेटा के आधार पर यहाँ पे एक खंड के एक का उत्तर दीजिएगा, अधिकतम 80 शब्द में आंसर देना रहेगा। तो जैसे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है, आलोक वृत्त है, त्यागपति है, श्रवण कुमार है, ये सब हम करवा देंगे, इसकी चिंता मत करना। 1 में भी शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलेगी, इसमें मैं क्लियर करा दूंगा। एक चीज आपसे बेटा रिक्वेस्ट है कि संस्कृत का गद्यांश पद्यांश थोड़ा बेटा आप पढ़ लेना। बेटा अगर हम पढ़ दिए तो गलत हो जाएगा, तो बहुत गरिया आएंगे। सो प्लीज, संस्कृत मुझे उतनी अच्छे से नहीं आती, लेकिन हाँ मैंने संस्कृत के पेपर में अच्छा मार्क्स स्कोर किया है। अराउंड समथिंग में 50 में से, क्योंकि 70 नंबर का पेपर होता था, 48 नंबर में पाया था और 30 नंबर पे प्रैक्टिकल से पा गया था 28 नंबर। ठीक है ना। मुझे संस्कृत भैया पहले से नहीं आती, मेरा सर दर्द होता है जब संस्कृत की बात आती, मैं भाग चलता हूँ छोड़ छाड़ के, भाई सब कुछ छोड़ो, संस्कृत मुझसे नहीं होने वाली। लेकिन हाँ इसके कुछ अप्रोच है, कुछ चीजें हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो 14 में से 10 नंबर कहीं नहीं गया है अभी के लिए बेटा, थोड़ा आप देख लीजिएगा। बाकी हम आपको बोर्ड से पहले मैं करवा दूंगा लाइव, कोई दिक्कत बेटा समस्या भी बता देना। मुझे झूठ बोलना नहीं आता और झूठ छोड़ दिया है बोलना, नहीं तो बेटा हमसे बहुत बड़े कोई नहीं होगा इस दुनिया में। यहाँ पे बेटा आत्मज्ञ, हाँ आत्मन से लेकर भगवती तक है, इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद है, बेटा कर लेना, नहीं तो हम इसका एक अप्रोच है और वो इंपॉर्टेंट करा भी देंगे, जो आपके बोर्ड में आएंगे हो जाएगा। और ये आपका पद्यांश है, ठीक। इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप कर लेना। ये भैया, अरे मुहावरे लोगोक्तियां नहीं आएगा सर, आपको नहीं आएगा, कर लोगे। उंगली टेढ़ी करना, हवाई किले बनाना, उल्टी गंगा बहाना, गुल्लर का फूल होना। कितना सिंपल है यार, 4 रहेगा, एक कर लोगे। अच्छा, अरे गुलर का फूल होना, अरे दुर्लभ होना या दिखाई ना देना। का हो रमेश, सरकारी नौकरी के बाद गुलर का फूल हुई है, दिखाई ना ही देते। गवा में तो ऐसे बोलते हैं ना। तो यार क्योंकि जब से मोहन की सरकारी नौकरी लगी है, वह तो अपने दोस्तों के लिए गुलर का फूल हो गया। बेटा इसके बाद क्या है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश बेटा कुछ भी नहीं करना, मैं फिर से कह रहा हूं, एक अनपढ़ऊ है बेचारा, गंवारऊ है ना, तो वह कर लेगा। अगर आप इतना पढ़ लिख के ना कर पाए तो लालत है आप पे, तब जाके पड़ोसी के खेत में दौड़ा दौड़ा के पड़ोसी के मारो। अगर आप इसको ना कर पाए तो ए भैया, क्यों? तो जब ये हरकत करेंगे तो पड़ोसी खुद आपको दौड़ाएगा, जब वो पीटेगा तभी आप सुधरेंगे। बेटा ये सबसे सिंपल है भैया, ये कर लोगे। साहित्य का जीवन के साथ गहरा संबंध है, साहित्यकार अपनी पैनी दृष्टि से देखता है और संवेदनशील मन से उसको अभिव्यक्त करता है, मतलब दर्शाता है, बताता है। चारों ओर देखे गए सत्य और भागे हुए यथार्थ को कभी कल्पना के रंग में रंग कर, तो कभी ज्यों का त्यों पाठक के सामने प्रस्तुत कर देता है। साहित्यकार में सौंदर्य को देखने और परखने की अद्भुत शक्ति होती है। साहित्यकार जब समाज को अपने मन की बात सुनाता है, तो साहित्यकार और समाज का संबंध स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अब यहाँ बताइए कि नहीं कर पाएंगे, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, साहित्यकार दृष्टि का आशय लिखिए, साहित्य और समाज के संबंध को बेटा परिभाषित कीजिए, यही पढ़िए और यही से निकाल के रख दीजिए। और कुछ भी नहीं करना है भैया, कुछ भी नहीं करना है। पहले ये बताइए, आज अपना ये मॉडल पेपर फर्स्ट है, आप कर लेंगे कि नहीं? ना कर पाए कमेंट बॉक्स मेंशन करना, बाकी हम सिखाएंगे आपको करना। ये पहला है, अभी तो पूरा पूरा बाकी है सारा चीज। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स मेंशन कर दो, मैं बेटा इसको करना सिखा दूंगा। उसके बाद शब्द युग बेटा हो जाएगा, हो जाएगा। क्या है? मंदिर और मंदिर, मंदिर मतलब बेटा पर्वत होता है, मंदिर मतलब पूजा घर। मनुज मनुज, अरे मनुज मतलब मनुष्य, मनोज मतलब कामदेव होता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पच्छत राग पानी मुद्रा, मुद्रा मतलब धन, पैसा, पैसा पैसा। पानी जल इज्जत और समान होता है, कुछ नहीं है, सम्मान होता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहाँ पे शब्द रहेगा बेटा, शब्द का चयन कीजिए। रास्ता दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक, जो बूढ़ा ना हो बेटा अजर बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। फिर यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम मेरे से मत बात करो, घाव में दवा लगाओ, कृपया अनुग्रह करने की कृपा करें, मैं सकुशल पूर्वक हूँ। तो बेटा क्या हो जाएगा? अशुद्धता 2 ही करना है ना, 2 ही करना है कि 1 करना है? अच्छा 2 करना है, चलिए कर लेते हैं। तुम मेरे से मत बात करो, अरे भैया मेरे से क्या होता है? तुम मुझसे मत बात करो, तुम मुझसे बात मत करो। अशुद्ध वाक्य है, मैं सकुशल पूर्वक हूँ।
इसका क्या हो जाएगा, मैं सकुशल हूं। पूर्वक नहीं होगा बेटा, पूर्वक नहीं, सकुशल हूं। उसके बाद अगला है बेटा रस छंद अलंकार। शांत रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए या परिभाषा। तो करुण रस का परिभाषा उदाहरण, करुण रस बेटा क्या हो जाएगा, जब प्रिय व्यक्ति या वस्तु के हमेशा के लिए बिछड़ जाने पर, बेटा जब ब्रेकअप हो जाए, मान लो मेरा ब्रेकअप हो गया था, बहुत रोए, उसके बाद वो मिले, अरे नहीं मिले बेटा, वो का हो गया करुण रस। गुरु जी यही बात है क्या? बेटा आओ तो हम बताते हैं हवेली पे कभी, हाँ अपने स्टोरी। आप आओगे तो ये नहीं, आप तो बिजी हो कच्चा बादाम करने में, है कि नहीं? तो जब प्रिय व्यक्ति या वस्तु, ऐसे याद कर सकते हैं चीजों को, हमेशा के लिए बिछड़ जाने पर या नष्ट हो जाने से जो हृदय में शोक उत्पन्न होता है, वहां करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव बेटा क्या होता है, शोक होता है। उदाहरण के लिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटप रही शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। उसके बाद संदेह अथवा भ्रांतिमाल अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए बेटा। संदेह अलंकार क्या होता है, जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय न हो पाए कि कौन सा उपमेय और कौन सा उपमान है, यानी कि दुविधा बनी रहे, तो वहां संदेह अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी की ही सारी है। अगला बेटा चौपाई अथवा सोटा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखिए। देखिए मात्रा यहाँ पे नहीं लगाए हैं, मैं इसको अलग से आपको करवा दूंगा। चौपाई छंद क्या होता है, यह समात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती, अंत में 2 गुरु होना शुभ माना जाता है। उदाहरण के लिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिंह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अगला बेटा यहाँ पे पत्र लेखन है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या है यहाँ पे, छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखिए, अथवा लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद या विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे, कुछ भी दे सकता है। तो हम लोग इस पे लिख रहे हैं, छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए सबसे पहले बेटा लिखेंगे सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक लिख सकते हैं, जो भी आपका रहेगा। बैंक शाखा का पता लिख देंगे, जैसे सिविल लाइंस प्रयागराज, जो भी आपका रहेगा। विषय बचत खाता खोलने खुलवाने के संबंध में फिर लिखेंगे, महोदय समन्वय निवेदन है कि मैं XYZ अबस राजकीय इंटर कॉलेज कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए मेरा चयन हुआ है। छात्रवृत्ति की राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जानी है, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि बैंक के नियमों के अनुसार मेरा एक बचत खाता खोलने की कृपा करें। मैं खाता खोलने हेतु आवश्यक सभी दस्तावेज, आधार कार्ड, फोटो, परिचय पत्र आदि इसका आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूँ। आपकी अति कृपा होगी, सधन्यवाद। दिनांक डाल देना, और यहाँ पे भवदी अवश्य लिखे, अपना नाम नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद बेटा आएगा 9 नंबर का जो है, वो आएगा निबंध लेखन। क्या आएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में बेटा क्या लिखिए, निबंध लिखिए। मेरे प्रिय साहित्यकार, कृषक जीवन की त्रासदी, कृषक यहाँ पे रहेगा, कृषक। रामराज, सांप्रदायिक सद्भाव, तो ये बेटा आपका क्या रहा यहाँ पे, निबंध। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, वर्तमान युग में तकनीक एवं संचार माध्यमों का महत्व। सबसे पहले हमें रूपरेखा तैयार करना है। रूपरेखा में मतलब सबसे पहले प्रस्तावना देना है, प्रस्तावना में बताना है कि है क्या। तो विज्ञान और तकनीकी में दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है, मतलब विज्ञान के बारे में जो भी समझ में आ रहा है, तकनीकी के बारे में, संचार के बारे में लिख देना। उसके बाद अभी हम इसको जब डिटेल में समझेंगे तो हम बता देंगे फिर संचार माध्यमों का विकास कैसे हुआ है, कि पहले हम लोग 2G 3G 4G यूज कर रहे थे, आज हम लोग 5G यूज कर रहे हैं, यानी पत्र से लेकर इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया और 5G का सफर रहा। फिर यहाँ पे लाभ डाल देंगे, क्या क्या लाभ है, फिर दुष्प्रभाव लिख देंगे, फिर उपसंहार लिखेंगे। बाकी निबंध अपने मन से लिखिएगा, जितना हो सके हेडिंग बाय हेडिंग बना के लिखेंगे, भर भर के नंबर मिलेंगे। तो ये रहा बेटा आपका क्लास 12 हिंदी यूपी बोर्ड 2027 बोर्ड एग्जाम का बेटा मॉडल पेपर हिंदी का, सामान्य हिंदी का है। इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, जो हम आपको पैटर्न यहाँ पे दे रहे हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।
लव यू ऑल।